हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता गोसाई चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में 6 चैप्टर है जय प्रक्रम, जिसके अंतर्गत हमने 2 भाग पढ़ लिए थे, ये तीसरा है। अब हम मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे। जो पूरा मानव पाचन तंत्र है वो 2 भागों से बना हुआ है। नंबर 1 आहार नाल और दूसरी जो है वो पाचक ग्रंथियां। इस वीडियो में हम पाचक ग्रंथियां उस आहार नाल के साथ मिलकर के पाचन क्रिया को किस प्रकार संपन्न करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये हम पढ़ रहे हैं अब। तो मनुष्य जो है वो एक सर्वाहारी प्राणी है। सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ खाता है, वो मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, तो उसको हम सर्वाहारी कहते हैं, ओमनिवोरस। और इसमें जो पोषण की प्रक्रिया है वो होती है होलोजोइक। होलोजोइक कौन सी होती है? जिसमें भोजन जो है वो ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद भोजन का पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर भोजन आत्मसात होता है पूरे शरीर में, और अंत में जो अपचित भोजन होता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो शरीर से निष्कासित हो जाता है। यही होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपने अमीबा में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अमीबा का शरीर बहुत सरल होता है, एक कोशिकीय जंतु है, तो उसमें जो होलोजोइक पोषण है वो भी बड़ी आसानी से हो जाता है। मनुष्य उच्च प्राणी है, इसीलिए उसमें जो पोषण होता है वो भी लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। अब पूरे जो मनुष्य का पाचन तंत्र है जो पोषण की क्रिया को संपन्न करता है वो 2 भागों से मिलकर के बना हुआ है। एक आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो है वो पाचन ग्रंथियां। ये फिर पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ ले। ये है मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ मुंह से शुरू होते हुए और अंत जो है वो गुदाद्वार है, ठीक है। इस पूरे पाइप जैसी संरचना जो खोखली होती है और लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब एक एक करके हम इन अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो आहार नाल को बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में अलग अलग रंगों से अलग अलग अंगों को दर्शाया गया है। ये मनुष्य में अलग रंग के नहीं होते, सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए इनको अलग अलग रंगों में दर्शाया गया है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो है यहाँ नीचे वाला जो 2 छिद्र देख रहे हैं आप, ठीक है, ये नीचे वाला जो है वो मुंह है और ऊपर वाला जो है वो नासाद्वार है। नासाद्वार मतलब नाक के छिद्र होते हैं। जो मुंह है वो मुख गुहा में खुलता है, ठीक है, मुंह के अंदर खुलता है। अब मुख गुहा में क्या क्या होते हैं? दोनों तरफ क्या होते हैं? दांत होते हैं। नीचे की तरफ जीभ होती है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ज्यादा लचीली होती है। और इसके अलावा ऊपर की तरफ जो है वो तालू होता है, और मुंह में जो है वो क्या होती हैं? लाल ग्रंथियां होती हैं। लाल ग्रंथियां भी बोलते हैं जिन्हें, जिनसे लगातार जो है वो लाल जो है वो श्रावित होता रहता है। नासा द्वार यानी नासा छिद्र जो होते हैं और जो मुख गुहा होती है, दोनों एक पॉइंट पे आकर के खुलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी। क्या कहेंगे उसे? ग्रसनी। ग्रसनी ग्रास नली में खुलती है, ठीक है जी। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 25 से 30 मिलीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है जी। उसके बाद ग्रास नली एक बड़े से थैलानुमा संरचना, जिसे हम आमाशय या स्टमक कहते हैं, ठीक है, इसमें खुलती है। उसके बाद आमाशय यहाँ तक आमाशय, जहां तक ये बड़ा सा थैलानुमा संरचना है वहां तक तो आमाशय है। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो ये पर्पल कलर का जो दिखाया है ना सारा, ये छोटी आंत है। आमाशय छोटी आंत में खुलता है जिसको कि हम क्षुद्रांत्र कहते हैं, ठीक है। जो छोटी आंत होती है वो अति कुंडलित होती है और लगभग इसकी लंबाई जो है वो 6 मीटर होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। छोटी आंत यहाँ से फिर एक बड़ी आंत में खुलती है। जो हरी रंग की आपको संरचना दिखाई गई है ये क्या है? आपकी बड़ी आंत, जिसको कि वृदांत्र कहते हैं।
बृहदान्त्र जो है वो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत लंबी होती है या बड़ी आंत, तो आप छोटी आंत कहोगे। इसका जो छोटी आंत और बड़ी आंत का नाम है ना, वो उनकी चौड़ाई को लेकर के है, क्योंकि बड़ी आंत जो है वो लंबाई में तो छोटी होती है लेकिन उसकी मोटाई ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत का जो अंतिम सिरा है, ये वाला सिरा, इसको मलाशय कहते हैं। लास्ट में जो है वो गुदाद्वार या मलद्वार इसको बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मानव पाचन तंत्र में पाचन किस प्रकार होता है, यानी पूरी क्रियाविधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो अंतर्ग्रहण। आपको पता है कि होलोजोइक जो क्रियाविधि होती है, होलोजोइक पोषण होता है, वो 5 स्टेप में पूरा होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, फिर उसका अवशोषण, भोजन का अवशोषित भोजन का समावेश जिससे कि प्रोटोप्लाज्म बनता है, जीव द्रव्य, और अंत में जो है वो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो भोजन को ग्रहण हम किसके द्वारा करते हैं? मुंह के द्वारा। मुंह के अंदर हम मुख गुहा में भोजन को रखते हैं, जहाँ पे हम भोजन को चबाते हैं। ठीक है, अगर वो तरल नहीं है, ठोस है, तो हम उसे पहले चबाते हैं। जीभ जो है वो उस भोजन को उलटने पलटने का काम करती है, और जिससे कि वो दांतों के अंदर आ सके, और इसके साथ ही जिह्वा का कार्य होता है कि स्वाद को पहचान सके। पाचन की क्रिया किसे कहते हैं? पाचन वह क्रिया है जिसके द्वारा एंजाइमों की मदद से जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदल दिया जाता है, तो वो क्रिया है पाचन। अब पाचन जो है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप भोजन मुंह में रखते हो और उसे चबाना शुरू करते हो, वहीं से जो है वो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। कैसे? जो हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, वो लार का श्रावण करती है। आपने कभी अच्छे भोजन की कल्पना करी हो, या आपने कोई आपका मनपसंद खाना हो, उसका सिर्फ चित्र या सामने उस भोजन को देख लिया हो, तो आपने महसूस किया होगा कि आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी होता क्या है? वो लार होता है, और लार ग्रंथियों द्वारा श्रावित होता है। लार के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। नंबर 1, भोजन को गीला करना, उसकी लुगदी बनाना। ठीक है, लार मुख्यतः जल, श्लेष्मा, लवण और टाइलिन नाम के एक जो एंजाइम है उससे बना हुआ है। ठीक है, ये टाइलिन जो होता है एंजाइम, जो लार में पाया जाता है, वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो अनाज में या आलू या शकरकंदी, जितने भी मीठे फल होते हैं, उनमें मिलता है। और ये लार एमाइलेज यानी टाइलिन जो है वो इसको क्या कर देता है? सरल शर्करा में बदल देता है। शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछा जाता है कि कर्माकुंचन गति किसे कहते हैं? तो आहार नाल में मुख्यतः छोटी आंत में, शुद्रांत्र में, कभी वो आंत जो है वो ढीली हो जाती है, खुल जाती है, और कभी टाइट हो जाती है। तो ये लगातार जो इस तरह की गति है वो होती रहती है, जिसके कारण जो भोजन है वो आगे खिसकता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और आहार नाल में उसका पाचन होता रहता है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं? कर्माकुंचन गति कहते हैं। अब पाचन की ही क्रिया चल रही है, लेकिन अब क्या होगा? आमाशय में पाचन। आमाशय कहाँ है? ये रहा आमाशय। ठीक है, मुंह में पाचन हुआ, फिर ये आगे बढ़ गया, ग्रास नली से होते हुए यहाँ इकट्ठा हो गया, आमाशय में पाचन शुरू होता है। जो आमाशय है यानी कि जो स्टमक है, उसकी दीवारों से जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो जठर रस का श्रावण करती हैं। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस में 4 पदार्थ होते हैं मुख्यतः। नंबर 1 श्लेष्मा, म्यूकस। नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा पेप्सिन, ये क्या है? एंजाइम है। और चौथा है रेनिन, ये दोनों के दोनों एंजाइम हैं। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, उन्हें मार देता है सबसे पहले तो। फिर दूसरा काम क्या करता है? जो भोजन में लार सम्मिलित होती है, लार मिली हुई होती है ना, उस लार की क्रिया को अब वो बंद कर देता है। के साथ जब मिलता है भोजन तो फिर क्या हो जाता है? वो भी अम्लीय हो जाता है। ये 3 कार्य तो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। जो श्लेष्मा है, म्यूकस, ये आमाशय की दीवार से लगातार जो है वो रिश्ता रहता है, यानी श्रावित होता रहता है, और ये आमाशय की दीवार को इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। आपको पता है कि तेजाब जिसको बोलते हैं अम्ल, ये
बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और इतना क्रियाशील होगा कि अगर ये कहीं पर भी त्वचा पे पड़ जाए या फिर ये आमाशय की दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस नुकसान से कौन बचाता है? श्लेष्मा, म्यूकस बचाता है। अब आ जाओ पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। यहाँ पे रेनिन है। रेनिन एंजाइम क्या करता है कि जो दूध से बने हुए पदार्थों को हम खाते हैं सबसे पहले उनकी कर्डिंग शुरू करता है। कर्डिंग माने उन्हें दही में बदलना शुरू कर देता है। दही में इसलिए बदलता है ताकि वो ठोस अवस्था में हो जाए और उनका पाचन जो है वो धीरे धीरे हो सके। अगर दूध सीधा दही में नहीं बदलेगा तो वो सीधा आगे बढ़ जाएगा और उससे जो पोषक तत्व हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे, जिससे जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन एंजाइम है, वो दूध में उपस्थित प्रोटीन को आसानी से पचा सके। आमाशय से अब भोजन जो है वो आगे बढ़ता है छोटी आंत में, क्षुद्रांत्र में, ठीक है, यहाँ पहुंच जाता है। अब ठीक है, छोटी आंत में आप देख रहे हो यहाँ से यकृत और अग्नाशय, ये अग्नाशय हो गया, ये पत्ती जैसी संरचना है, और ये यकृत हो गया, और इसके पास क्या है? पित्ताशय भी है। तो पित्ताशय पित्तरस का और अग्नाशय अग्नाशयी रस का श्रावण कहाँ करता है? ये छोटी आंत में यहाँ पर करता है, ठीक है। स्टमक में, आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। तो जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है, पित्त रस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक है, उसको उसकी अम्लता खत्म कर देता है, जिससे कि पाचक एंजाइम अच्छी तरह से कार्य कर सके, है ना। अग्नाशय में क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है, याद रख लेना आप, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये 3 पाचक एंजाइम होते हैं। इनका कार्य क्या क्या होता है? जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है, ठीक है, यानी कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आप सीधे सीधे शब्दों में याद करो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है, यानी कि ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, हाइड्रेट का, शुगर का जो है वो पाचन करता है। और लाइपेज जो अग्नाशयी रस का तीसरा एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पर किस किस का पाचन हो गया? प्रोटीन का हो गया ट्रिप्सिन द्वारा, स्टार्च का हो गया एमाइलेज द्वारा, और वसा का हो गया लाइपेज द्वारा। पचे हुए भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण होता है। भाई रक्त तो हर जगह है ना, हर अंग में बहता रहता है, हर कोशिका के पास से होकर गुजरता है। तो जो पचा हुआ भोजन है वो आहार नाल की दीवारों द्वारा रक्त में भेज दिया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है नोट, यहाँ पे है विली या विलाई भी बोलते हैं इसको, दीर्घरोम। ये दीर्घरोम होते क्या है? इनका काम क्या होता है? जो छोटी आंत होती है, अगर आप छोटी आंत को काट कर देखोगे इस, तो अंदर की जो संरचना है, अंदर के जो अस्तर है वो इस तरह से उंगली नुमा संरचना से घिरा हुआ है, देखो इस तरह से, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। शोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अब डी जो स्टेप है वो है पाचक रसों का समावेश, यानी कि एसिमिलेशन। अब भोजन पच के अवशोषित भी हो गया। अब कार्य है पाचक रसों का जीव द्रव्य में परिवर्तन, ठीक है। जीव कोशिका में जीव द्रव्य बढ़ेगा तभी तो ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तभी नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, नए ऊतकों का निर्माण होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो लगातार डेड होती रहती है, मरती रहती हैं, तो नई कोशिकाओं का निर्माण भी पाचक रसों द्वारा ही होता है। यदि किसी कारणवश कोई कोशिका टूट फूट जाती है, कोई ऊतक टूट फूट जाता है, तो उसकी मरम्मत करना भी प्रोटोप्लाज्म का ही कार्य होता है। अंतिम पड़ाव है अपचित भोजन का निष्कासन, एजेशन, ठीक है, एजेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। तो अब अंत में जो बड़ी आंत है, यहाँ पर जब भोजन आ जाता है, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। मलाशय में अपचित भोजन जो अपशिष्ट होता है, बेकार होता है, वो एकत्र होता है और मलद्वार के द्वारा टाइम टू टाइम जो है वो निष्कासित होता है। इस तरह से आपका ये जो मानव पाचन तंत्र है वो टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। थैंक यू।